हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी पुलिस के जो 2023 के पुराने प्रश्न पत्र थे उनको सोल्व करेंगे। उनके भी जीके जीएस वाले। अब एग्ज़ाम का समय नज़दीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझको नहीं लगता 20 दिन से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 30 से तो मुश्किल है पेपर स्टार्ट हो, क्योंकि अभी फिर से पोर्टल ओपन हुआ है ट्रांसजेंडर और जिन लोगों ने जिनका कुछ हाई कोर्ट में इशू था उन लोगों ने तो उम्मीद है, क्योंकि 29 तारीख तक तो इसमें फॉर्म करेक्शन की डेट है, तो ऐसा लगता है कि 30 को एग्ज़ाम मुश्किल हो, तो लगभग 10 दिन एक्सटेंड होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम पाइपलाइन में है। तो चलो अपन बिना समय बर्बाद किए देखते हैं पहले क्या सोल्व करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अपन किसको सोल्व करेंगे। अपन सोल्व करेंगे ये जो पुराने प्रश्न पत्र आए ना इनको, ये पहला अपन ये वाला सोल्व करेंगे। इसके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कितने समय में होते हैं और जल्दी जल्दी करेंगे। अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में मैंने पीडीएफ में लिख दिया है, आप चाहे तो पीडीएफ पढ़ लेना और एक बार जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे पूरे। चलो शुरू करते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि पुराने प्रश्न सोल्व क्यों करना चाहिए। पुराने प्रश्न सोल्व करने से हमको ये पता चलता है कि पेपर बनाने वाले का माइंडसेट क्या है, वो पूछता कैसे है, उसका जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है वो अपन जान लेते हैं पुराने प्रश्न पत्र से। मैंने भी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके, और जो पुराना हुआ था 2017, जितने भी एग्ज़ाम हुए थे एमपी पुलिस के वो मैंने सारे किए थे। तो उसकी बदौलत मेरे कितने आए थे 2023 में 87 नंबर। और एमपी पुलिस में कम से कम अगर तुमको कम मेहनत, मतलब मेहनत तो बहुत है लेकिन कम मेहनत में करना है पास, तो पहले जो होगा पेपर, इसमें कम से कम 80 नंबर तो लाने ज़रूरी है। 80 नंबर आ गए तो ठीक है, फिज़िकल में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर कम है, मान लो 70 तो ST SC के लिए, लेकिन OBC वाले तो बाहर ही हो जाएंगे इस रेस से। OBC के लिए तो 75 प्लस होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा नंबर आ गया पेपर में तो उधर फिज़िकल में कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये दैट इज़ द पॉइंट। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि इन विच सीजन खरीफ एंड रबी, खरीफ और रबी की फसल कौन से मौसम में उगाई जाती है, वो ये पूछना चाह। तो ये देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ये हमेशा फिक्स रहते हैं। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये कभी चेंज नहीं होगा। जैसे करंट अफेयर चेंज होता रहता है ना, वैसे ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होगा। तो खरीफ और रबी की मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे अपन को खराब कब लगता है, जब कीचड़ में मतलब जब कीचड़ हो, सड़कों में पानी भर जाता है तो ख़राब लगता है ना। तो वैसे याद रखना खरीफ। और रबी से याद रखना, ये रबी एक लड़का है जिसको बहुत ठंड लगती है। जैसे कोई भी इंसान है जिसको ठंड लगती है, तो वैसे याद रखना रबी। रबी मतलब ठंड। तो रबी से क्या हो जाएगा, विंटर। खरीफ से क्या हो जाएगा, रेनी। इसका मैंने डिटेल में भी किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये इसने दिया है खरीफ की जो फसल है वो रेनी सीजन, मानसून में उगाई जाती है, जो कि टाइम होता है जून से अक्टूबर। ये चीज़ याद रखना, कब, जून से अक्टूबर, जिस वक्त मानसून होता है, पानी गिरता है उस समय की बात है। और इनके नाम भी याद रखना, मक्का, चावल और कॉटन, सोयाबीन। ये तो वैसे भी याद रहेगा, क्योंकि राइस जब उगती है धान, तो उसके लिए काफ़ी पानी लगता है, तो उससे याद रख लेना। और मक्का भी बारिश के सीज़न में ठेला लगाते हैं सड़क पे, उससे याद रखना। कॉटन और सोयाबीन। और रबी की जो क्रॉप्स है वो विंटर सीज़न, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जिसके एग्जांपल है गेहूँ, चना और बाजरा, मस्टर्ड और ये वो अपना मटर। मैं अभी इसमें इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैंने डिटेल में लिखा है, आप चाहे तो PDF पे देख लेना। अभी जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। अब जैसे इस सेकंड क्वेश्चन है, जब पुरस्कार पहली बार बनाया गया था तो केवल, जब कोई, ये कहना चाह रहा है जब कोई पहला पुरस्कार बना था, तो केवल कुछ लोगों को ही मिलता था। वो कौन होते थे, राष्ट्रमंडल में मतलब जो ब्रिटिश थे ना, अंग्रेज, उन लोगों ने जिन जिन को गुलाम बनाया था उन लोगों का एक समूह होता है, उसे बोलते हैं राष्ट्रमंडल समूह। जैसे राष्ट्रमंडल खेल होते हैं तो वो उन्हीं देशों के बीच होते हैं। तो वैसे ये बोलना चाह रहा है कि पुरस्कार जब बना था तो ये राष्ट्रमंडल आयरिश, साउथ अफ्रीका
और बाद में जिम्बाब्वे के नागरिकों द्वारा लिखित उपन्यास को ही मिलता था। तो ये कौन से पुरस्कार हैं? देखो, इस टाइप में कोई पढ़ाता नहीं है। कोई भी जीके पढ़ाएगा या जीएस पढ़ाएगा तो वो सिर्फ ये पढ़ा देता है कि ये पुरस्कार, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला क्या करता है, इस तरीके से पूछता है। तो ये कब समझ आएगा अपन को? जब अपन पुराने प्रश्न पर सोल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि अपन को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि अपन को उसका माइंड से समझना चाहिए कि वो कैसे क्वेश्चन बनाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पुराने जितने भी पेपर हैं ज़रूर सोल्व करना चाहिए कम से कम एक बार तो। अब जैसे ये वाला है तो इसको तो भले ही कोई कितना भी याद कर ले, लेकिन जब तक उसको पता नहीं होगा ना कैसे फॉर्म होता है तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो चलो इसका डिटेल में देखते हैं। उस पुरस्कार का नाम क्या है? बुकर पुरस्कार है। ये भी याद रखना कि ये बुकर पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1969 में। और इसको कब चेंज किया गया? 2014 में। ठीक है, इसको फिर पीडीएफ में पढ़ लेना। अब ये है सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी उजाला योजना। सभी के लिए अफोर्डेबल उजाला योजना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट की थी। याद होगा आपको, जब पहले अपन घरों में कौन सा CFL यूज़ करते थे। CFL से पहले कौन सा यूज़ करते थे? वो 100 वाट का बल्ब। इसको और एलईडी को यूज़ करने से क्या फ़ायदा है? एलईडी क्या करती है? सिर्फ अपन को उजाला देती है, सिर्फ लाइट देती है। और ये क्या करती थी? लाइट भी देती थी, साथ में हीट भी देती थी। हीट जो होता है ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो इस पार्ट्स को एलईडी ने ख़त्म कर दिया। सिर्फ वो लाइट देता है जो अपने काम की। हीट अपने काम की थी नहीं, हीट नहीं थी ना, बिना मतलब में वो बिजली ले रही थी तो अपना वो खर्चा ही बढ़ा रही थी। तो इसका समाधान क्या निकाला एलईडी ने? एलईडी क्या देता है? सिर्फ लाइट देता है। तो ये पूछना चाह रही कि जो एलईडी थी उसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस, क्योंकि जब शुरू में आई थी तो बहुत महंगे मिलते थे इनके बल्ब, लेकिन गवर्नमेंट ने सस्ते दामों पे लोगों को वितरित किए। तो उसमें एक योजना के थ्रू वितरित किए, तो उस योजना का नाम था उजाला योजना। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो उजाला का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कब कब लॉन्च हुई थी। चलो इसकी डिटेल में जाते हैं। उजाला का फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति अफोर्डेबल लाइट्स। चलो डिटेल में देखते हैं। देखो, उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लाइट्स फॉर ऑल, ये याद रखना। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में। ठीक है, इसमें ये देखो एनर्जी इफिशिएंट एलईडी, ये सिर्फ लाइट देता है, हीट नहीं देता। वो जो अपना बल्ब था वो हीट देता था, इसलिए ये एनर्जी इफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है NRLM का नाम किस वर्ष बदल कर दीनदयाल अंत्योदय बदल दिया गया? जैसे देखते हैं, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर किस वर्ष अंत्योदय योजना कर दिया गया? जिस वर्ष किया गया था उस ये कोई से भी ऑप्शन उसमें नहीं है, तो गलत था ये आंसर। इसमें अंत्योदय का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अंत में है, जैसे होता है ना कोई व्यक्ति बहुत पिछड़ा है जो अंत में है, उसको अंत उदय, मतलब जो अंत में है उसका उदय करना। इसलिए ये टर्म का मतलब होता है अंत्योदय, मतलब जो अंत में है उसका उदय करना। उदय मतलब उसका मतलब जैसे कोई गरीबी है तो उसको गरीबी रेखा से ऊपर लाना, इस तरीके से। अगर अब ये क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन बनाएगा तो क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि NRLM जो था उसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। या फिर उसका पूछ सकता है क्या नाम चेंज कर दिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया। ये चीज़ें कोई नहीं पढ़ाएगा, और वो सिंपल पढ़ाएगा कि कब स्टार्ट की। ये थोड़ी बताएगा वो किस वर्ष नाम किया। तो ये सब कहाँ से सीखने मिलेगा? जब अपन पुराने प्रश्न सोल्व करेंगे तो। अब जैसे हम देखते हैं ये, चलो इसका डिटेल में जाते हैं। हाँ, इसका नाम कब बदला? 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। इसका मुख्य बिंदु ये है, ठीक है, वही गरीबी रेखा को स्थायी आजीविका प्रदान करना। अब चलो ठीक देते हैं। किस सम्मेलन ने अपने सदस्य देशों के बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अब ये पूछना चाह रहा है, ये जो पूछना चाह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है, इसकी स्थापना किस सम्मेलन में की थी? किस सम्मेलन में की? ये अब याद होगा अधिकतर लोगों को। IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएसए में। इनकी स्थापना किससे हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। इसका डिटेल में देख लेते हैं।
ये तो याद होना चाहिए, ये चीज़ है, पूछ लेता है वो। इनके हेडक्वार्टर पूछेगा, या तो फिर वो किस सम्मेलन से या किस वर्ष में हुआ था, तो उसका डिटेल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी, जो 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर से यूएसए में, नाम से कंफ्यूज मत होना, ब्रेटन वुड्स यूएसए में एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। और उस समय देश कितने थे, 44 देशों के प्रतिनिधियों ने बेस भी करती व्यवस्था को स्थिर करने के लिए सदस्य देशों के अधिशेष घाटे से निपटने के लिए एक से अधिक सहयोगात्मक ढांचे स्थापित करने में सहमति व्यक्त की। इसकी डिटेल आप पीडीएफ में पढ़ लेना। अब ये है अमेरिकी इतिहास में सबसे खराब आर्थिक मंदी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से अपन क्या सीख सकते हैं, ये पूछ रहा है ग्रेट डिप्रेशन वाज द वर्स्ट इकोनॉमिक डाउन टर्न इन यूएसए हिस्ट्री, इट बिगन इन विच। मतलब ये पूछ रहा है अमेरिका में मंदी आई थी, वो किस ईयर में आई थी, है ना, वो है। और साथ में इससे अपन को क्या याद रखना है, इंडिया का भी याद रखना है। इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म कब किए थे, 1992 में। उससे पहले क्या होता था, इसके पहले लाइसेंस राज था, जिसमें अपन को कोई भी कंपनी खोलनी है तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन इस समय क्या हुआ, 92 के बाद गवर्नमेंट ने एलपीजी मॉडल अपनाया। एलपीजी मतलब इसमें प्राइवेटाइजेशन कर दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया। लिबरलाइजेशन मतलब अब बहुत सी जगह में लाइसेंस ख़त्म कर दिया, बस फिक्स जगह में, जैसे कोई एटॉमिक से रिलेटेड है तो उसमें तो वो गवर्नमेंट के अंडर ही है, लेकिन बहुत सी चीज़ों को लाइसेंस से फ्री कर दिया। तो वैसे ये पूछना चाह रहा कि अमेरिका में कब हुआ था, तो ये अमेरिका में था 1929 में। इसके डिटेल्स देखते हैं। अमेरिका में 1929 में शुरू हुई, ये देखना, ये याद रखना, बस एक बार नज़र मान लेना इन पे। व्हाट इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ जीबीए। जीबीए क्या होता है, जीबीए होता है जीडीपी से रिलेटेड टर्म होता है। जैसे ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जीडीपी की फुल फॉर्म, जीबीए की, एनएनपी, इन सब की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये लिखा है सी, ये वाला, ग्रोस वैल्यू एडेड। अब इसके डिटेल में देखते हैं, ये आप पढ़ लेना एक बार, मैं आप पढ़ लेना आप इसको, क्योंकि इस समय भी नहीं है इतना। जैसे जीबीए निकालने लेता है तो क्या करते हैं, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब फाइनल आउटपुट पूछ रहा है, जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको हटा के। अब ये पूछ रहा है सिंगला इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। सिंगल किस देश की राजभाषा है, ये कहाँ की है, ये श्रीलंका की है। श्रृंखला में 2 लोग रहते हैं, सिंगली और तमिल लोग। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं सिंगला के, याद रखना। इसका देखो डिटेल में देखते हैं। सिंगली भाषा श्रीलंका की राजभाषा है, जो श्रीलंका के संविधान के अनुसार वहाँ की, श्रीलंका में 2 भाषा है, दो भाषा कौन कौन सी, एक सिंगली है और एक है तमिल है। श्रीलंका की आबादी में सबसे ज़्यादा कौन है, सिंगली लोग हैं वहाँ पे, सिंगली भाषा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट टोमेटो प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब तो चेंज हो गया होगा, लेकिन उस समय के हिसाब से चाइना ही है। सबसे ज़्यादा टमाटर कहाँ होते हैं, चाइना में। उसके बाद भारत, उसके बाद तुर्की, यूएसए टमाटर उत्पादक देश है, ठीक है। चीन पहले स्थान पर है, ठीक है। चीन का कितना योगदान है, 37%। ये प्रश्न पत्र से इससे डाटा मैच करना 2025 के हिसाब से कि इस वर्ष कौन है, मुझे जहाँ तक लगता है चीन ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट विच सी टू द इंडियन ओशन। अब ये बोलना चाह रहा है, जो सुंडा स्ट्रेट है, पहली बात तो ये टर्म का मतलब पता होना चाहिए। स्ट्रेट मतलब होता है 2 लैंड मास को अलग करने वाला छोटा पानी का रास्ता, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। जैसे ये भूमि है, लैंड, ये भी भूमि है, इन दोनों के बीच में पानी का पतला सा रास्ता होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो वो ये बोलना चाह रहा है सुंडा स्ट्रेट जो है
वो कौन से दो सागर, जैसे ये भूमि है, ये भूमि है, तो यहाँ पे एक समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है, तो इन दोनों समुद्र को कनेक्ट कर रहा है, तो वो कौन सा समुद्र है, तो उसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो ये सुंडा स्टेट इंडोनेशिया में, तो ये जावा सी होगा, इसके डिटेल में देखते हैं। अभी समय की कमी है इसलिए अपन जल्दी जल्दी करेंगे। अब जैसे इसमें मैंने बनाया, जैसे मैं बताता हूँ, ये जैसे ये जावा आइलैंड है ना, और ये इंडियन ओशन है, ये सुंडा स्टेट है, ये यहाँ पे जो सी है ना वो है जावा सी, तो ये किसको कनेक्ट करता है, इंडियन ओशन को जावा सी से कनेक्ट करता है। सुंडा स्टेट जो है वो जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, ये याद रखना। ऐसे अब इस पढ़ने का मतलब क्या हुआ अपना, अपन अब ये कर सकते हैं, इस जो स्ट्रेट हैं इसके एक बार सब पे नज़र मार लेंगे कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण स्ट्रेट है। बस यही सीखने को मिलता है कि अपन जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो आगे क्या पूछ सकता है। जैसे सुंडा स्टेट उसने पूछा तो स्टेट का कोई ना क्वेश्चन डालेगा अगली बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के हिसाब से। ये बोल रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, याद होगा आपको 1984 में एक घटना घटी थी भोपाल में, जिसको अपन क्या नाम से जानते हैं, भोपाल गैस कांड के नाम से। तो अपने यहाँ पे क्या होता है, जब कोई दुर्घटना घटती है उसी के बाद तो जागते, वैसे ही तो हुआ था। 1984 में कांड हुआ, उसके बाद 1986 में क्या आया, एक्ट आया, है ना। यहाँ पे कौन सी गैस निकली थी, MIC, ये भी याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जहरीली गैस थी, पानी से बहुत जल्दी रिएक्शन करती है। ये याद रखना 1986 में पास हुआ था भोपाल गैस कांड के बाद। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1986। दिस एक्ट वाज एन एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन्वायरमेंट इन इट कम फोर्स। ये भी याद रखना, डेट भी याद रखना, 19 नवंबर 1986। ये इसका पर्पस क्या था, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस अथॉरिटी। बैकग्राउंड किसके मतलब बैकग्राउंड मतलब किस वजह से आया ये, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसलिए ये भी याद रखना है। किस आर्टिकल के अंडर है, अंडर द आर्टिकल ऑफ 253। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न किस कार्य के लिए भीकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। भीकाजी रुस्तम कामा जी को किस काम के लिए जाना जाता है। ये भीकाजी रुस्तम कामा जी थे, इन्होंने क्या किया था, जर्मनी में भारत का ध्वज फहराया था स्टटगर्ड में। इसका डिटेल में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भीकाजी रुस्तम को जाना जाता है, ये तो याद रखना है, लेकिन साथ में एक बार डेट भी याद रखना, ये 22 अगस्त 1907। इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि भीकाजी कामा जो थे, इन्होंने झंडा क्यों फहराया था, झंडा इसलिए फहराया था ताकि ये सभी भारतीय एक साथ रहें, तो इसलिए याद रखना 1907। और कब फहराया, 22 अगस्त याद रखना। जैसे अपना देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को बोलते हैं ना, 15 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 22, तो इसे याद रखना। भीकाजी कामा जो थे वो अपनी आज़ादी के लिए तो लड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में ये भी याद रखना, किस सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में फिर आए थे। ये डेट याद रखना, 7 रखे तो 1907, और 15 और 7 22, ऐसे याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखते हैं, हंटर कमीशन ऑफ 1919 वाज कंस्टिट्यूट टू एग्जामाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट। अब जब कोई भी घटना घटती है तो आप देखते होंगे कि सरकार क्या करती है, कमेटी बनाती है। तो बेसिक कमेटी बनी थी 1919 में, हंटर आयोग। तो वो पूछ रहा है किस चीज़ की जांच करने के लिए, तो याद रखना इसने किसकी जांच करने के लिए किया था, जलियांवाला बाग। ये जलियांवाला बाग मैसेकर क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जनरल डायर था, उसने बिना चेतावनी के वहाँ पे लोग जो थे, एक ही रास्ता था आने का, वो ब्लॉक किया और फायर के ऑर्डर दे दिए। तो अब लोगों को भागने की जगह नहीं है, तो
पूरे के पूरे लगभग बहुत से लोग मारे गए। तो इसी की जांच करने के लिए हंटर आयोग बना था। इसने इसको तो दोषी ठहराया था, डायर को, जनरल डायर। 2 डायर थे उस समय, माइकल डायर और जनरल डायर। जनरल डायर जो जनरल था जिसने ऑर्डर दिए थे ये, तो इसने गोली चला दी इस पर। तो इसको इसने दोषी तो बताया लेकिन कोई सज़ा नहीं मिली इसको, इसलिए ये बदनाम है आयोग। चलो देखते हैं। अब मैं इससे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अपने पास समय कम है। वैसे इसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हैं जलियांवाला कि स्टार्ट क्यों हुआ था। अपने पास समय की कमी है इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। ये आप ये पूरी डिटेल पढ़ लेना, मैंने अच्छे से लिखी हुई है इसकी पूरी डिटेल, है ना। ये 1919 में जलियांवाला नरसंहार जांच के लिए 13 अप्रैल 1919 को सैनिक 79 नागरिकों को गोली चला दी थी। हंटर आयोग जलियांवाला की जांच के लिए कमेटी बनाई, घटना की जांच करना था। जांच का इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? विलियम हंटर, इसलिए इसका नाम क्या है? हंटर आयोग। इसने जनरल डायर के कार्य की तो निंदा की लेकिन उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की। नेक्स्ट देखते हैं। तमांग सेलो फोक सॉन्ग इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये कहाँ से है? तमांग सेलो लोक गीत पश्चिम बंगाल से संबंधित है, खासकर दार्जिलिंग में रहने वाले तमांग समुदाय द्वारा गाया जाता है। ये तमांग समुदाय की परंपरा लोक संगीत शैली जिसे डम्फू जैसे वाद्य यंत्र का। इसमें 2 चीज़ इम्पोर्टेंट, तमांग सेलो पश्चिम बंगाल और डम्फू वाद्य यंत्र पश्चिम बंगाल। तमांग समूह डम्फू नामक, ठीक है। ये संगीत शैली सिक्किम, नेपाल और भूटान में भी कुछ हिस्सों में होती है। वीर सिंह देव का भव्य महल कहाँ पर है? वीर सिंह देव का भव्य महल दतिया। इसकी डिटेल में, वीर सिंह देव का भव्य महल दतिया में स्थित है। ये दतिया महल वीर सिंह महल के नाम से भी जाना जाता है। इसे बुंदेला वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ये कहाँ पर है? दतिया में है, एक चट्टान पर बना है। वीर सिंह देव ने बनवाया था कब? 1614 में बनवाया था। 7 मंजिल जिसे सतखंड महल, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वीर सिंह को किस नाम से भी जाना जाता है? सतखंड महल। ये याद रखना। इसे किसने बनवाया था? राजा वीर सिंह देव ने, है ना। कहाँ पर स्थित है? दतिया में। अपन जल्दी जल्दी करते हैं, आप इस PDF में पूरी डिटेल पढ़ लेना। अब जैसे 17, वेयर इज धुआंधार वाटरफॉल इज लोकेटेड। धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पर है? जबलपुर। ये तो खैर सबको पता रहता है, नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार वाटरफॉल। इस धुआंधार क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब पानी ऊंचाई से गिरता है ना तो उसकी वेपर उड़ती है तो वो धुएं जैसे लगती है, इसलिए इसको बोलते हैं धुआंधार वाटरफॉल। एक होता है दूध सागर वाटरफॉल। कोई दूध सागर वाटरफॉल है जो, वो कहाँ पर है? ये है गोवा में, मांडवी नदी पर। गोवा पे मांडवी नदी पर। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कंफ्यूज मत होना। दूध, ये धुआंधार है और ये कौन सा है? दूध वाटरफॉल। यहाँ पे जब वाटरफॉल गिरता है तो ऐसा दूध दूध जैसा लगता है। तो ये गोवा में है मांडवी नदी पर और ये है जबलपुर में नर्मदा नदी पर। इसकी डिटेल में जाते हैं। जैसे ये धुआंधार वाटर जबलपुर में स्थित है, नर्मदा नदी पर है ना। ठीक है, इसको देख लेना PDF में। अब ये बोल रहा है उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब मध्य प्रदेश में किस शहर से संबंधित हैं? तो जो अलाउद्दीन खां साहब थे, ये कहाँ से ये थे? मैयर से। मैयर घराने की स्थापना भी इन्होंने की थी। इसकी डिटेल में देखते हैं। उस्ताद अली मैयर शहर से थे जो मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? सतना में है। मैयर घराना की स्थापना, ये है ना, मैयर घराने की स्थापना और शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं? इस क्वेश्चन से ये सीख सकते हैं कि मैयर घराना, देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये जो है ना मैयर घराना,
की स्थापना किसने की, ये याद रखना, अलाउद्दीन खान साहब ने की थी। ये कहाँ से थे, मध्य प्रदेश के मैहर शहर, जो कि कहाँ पे, सतना जिले में है। संगीतकार थे, है ना, भारतीय संगीत के, ये मेहर घराने की स्थापना की। मैहर शहर उनके नाम से भी प्रसिद्ध है ना। ठीक है, अब देखते हैं, व्हाट इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लूमसबरी एंटोमोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स। अब ये स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, ये तो अपन को बुक्स वगैरह देखनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से याद होगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऐसे याद रखते हैं, ब्लूम, ब्लूम मतलब जैसे लिखा ना, ब्लूम, ब्लूम मतलब जैसे किसी के चेहरे ब्लूम कर रहा, मतलब उसके ऊपर क्या आ गई, आभा, मतलब अभय, आभा से याद कर सकते हैं, अभय, अभय कुमार। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या क्या नए क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, आप याद रखना, यूनाइटेड नेशन के जितने भी हेडक्वार्टर हैं वो याद कर लेना। अधिकतर तो जेनेवा में है, लेकिन कुछ हेडक्वार्टर है, जैसे ऐसे याद रखना, जो भी पैसे से रिलेटेड होते हैं ना, जो पैसे, जिसमें पैसा इन्वॉल्व रहता है ज़्यादा, जैसे IMF वगैरह और यूनाइटेड नेशन जो मेन बॉडी है, ये सब कहाँ रखेगा, अमेरिका अपने पास रख लेगा। बाकी जो भी है, जैसे WHO हो गया और बाकी अदर UN के हेडक्वार्टर वहाँ कहाँ पर है, अधिकतर स्विट्जरलैंड में। बस ये याद रखना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट का, UNEP का, ये कहाँ पर है, ये नैरोबी केन्या में। बस ये पुराने क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है कि जो बनाने वाला उसकी अप्रोच क्या है। तो इसने उस बार WHO पूछा, इस बार कुछ और पूछ सकता है, अपन को पता सब होना चाहिए। अपन को पता रहता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये से आएगा कि स्विट्जरलैंड जाएगा। इसलिए याद रखना, जो पैसे से रिलेटेड होते हैं ना, जैसे यूनेस्को है, ये सब पैसे से जितने भी रिलेटेड है, जिसमें पैसा भारी मात्रा में होता है, वो सब USA में। बाकी जो भी नॉर्मल है, जो ज़्यादा काम के नहीं होते, वो सब कहाँ पर है, वो है स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में। एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट, इसका कहाँ पर है, इसका है नीदरलैंड में, इसका तो नीदरलैंड में। ऐसे याद रखना सारे। अभी देखते हैं, अपने पास टाइम की कमी है, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। महासागर में ज्वार और लहर, महासागर में ज्वार और लहरों से उत्पन्न, अब जैसे मैं बताता हूँ, ये बोल रहा है महासागर में ज्वार और लहरों से उत्पन्न करने के लिए, मतलब ये बोलना चाह रहा है, जो भी ज्वार मतलब पानी का स्तर कम ज़्यादा होना, तो उससे अपन क्या उत्पन्न कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, जैसे मान लो यहाँ अपन ने इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, बेसिकली कुछ चीज़, जैसे ये है, ये मैग्नेट है दो, यहाँ पे अगर अपन इस चीज़ को घुमाएंगे, अगर यहाँ घूमते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, जैसे कि ये दो मैग्नेट हैं, जैसे ये दो मैग्नेट है, इसके अंदर कोई कॉइल है, इस कॉइल को अगर अपन घुमाएंगे ना, तो इसके जो ये है वायर, इसमें क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो वैसे ही है, जब जैसे मान लो ये दीवार है, यहाँ पे अपन ने थोड़ा गैप रख दिया, यहाँ पे रख दिया, जब ये ज्वार भाटा आएंगे तो इस पर क्या लगाएंगे, प्रेशर, तो इसके कारण क्या होगा, एक मैकेनिज्म बन जाएगा, तो ये घूमने लगेगा, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये देखो, मैंने पूरा डिटेल में बताया, PDF में पढ़ लेना। चलो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि MPPS में नंबर लाना है, तो अब जो वीडियो देख रहा है उनको छोड़ दो, अब क्या करो, टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा, टेस्ट, और पुराने प्रश्न पत्र को देखो, क्योंकि उसमें क्या पूछेगा, वो इसी के आसपास सवाल पूछेगा। जब तक पुराने पेपर सोल्व नहीं करोगे, नंबर बढ़ने के कम चांस होते हैं। और टेस्ट दो अब ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो देखने का अब समय नहीं है, मुश्किल से 18 से 20 दिन है आपके पास, और यहाँ पे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 75 नंबर तो मस्ट है सेकंड उसमें जाने के लिए। इससे ऊपर आप जितना लाओ उतना अच्छा है, ताकि फिज़िकल इसका आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है ना। चलो, ऑल द बेस्ट।